आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिजिक्स में आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो होती है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। अगला प्रश्न है दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं मेरे दोस्तों? दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। अगला प्रश्न है तीसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है मेरे दोस्तों? तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो सीधा एवं क्या होता है? हासित होता है। क्या होता है? सीधा एवं हासित। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कि दर्पण का सूत्र होता है। तो मेरे दोस्तों दर्पण का जो सूत्र होता है वह आपका क्या होता है? तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। या किसका सूत्र होता है? दर्पण का सूत्र होता है। किसका? दर्पण का। अगला प्रश्न है 6 नंबर, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने के लिए आपका अवतल दर्पण क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण मेरे दोस्तों? तो अवतल दर्पण का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वह मात्रक विहीन होता है, यानी इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस के मुख्य फोकस एक तरफ f1 होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? f2 होता है। यानी कितनी होती है? 2 होती है। तो कितनी होती है मेरे दोस्तों? 2 होती है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह क्या होता है? v/u होता है। क्या होता है? v/u। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r। क्या होता है? sin i/sin r। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी क्या होती है मेरे दोस्तों? तो धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल अगर देखा जाए तो किस में होता है? तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त? तो जल का हो सकता है, कांच भी हो सकता है, प्लास्टिक भी, लेकिन मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने के रूप में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह हमारी आंख के रेटिना वाले भाग पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। 16 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस चश्मे का लेंस व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिज्म का हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो किसके किरण का झुकाव अधिक होता है? तो सबसे ऊपर देखा जाए तो क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल। और सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी। तो अगर कहेगा कि इसका झुकाव अधिक होता है तो बैगनी का, और कौन सबसे कम झुकता है तो वह क्या होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? मतलब सबसे ज़्यादा फैलने वाला कौन सा रंग होता है वायुमंडल में? तो वह कौन सा होता है? नीला होता है। कौन सा होता है? नीला। बैगनी, नीला। अगला प्रश्न है
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है मेरे दोस्तों? तो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। अगला प्रश्न 21 नंबर, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा? तो 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला प्रश्न है 22 नंबर, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में ए मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? ए मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो जूल प्रति क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। V बराबर क्या होता है? W बटा क्या होता है? Q। तो वर्क होता है उसके मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसी फॉर्मूले के सहायता से जूल प्रति का होगा कूलाम होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वह क्या होता है? R बराबर V बटा क्या होता है? I होता है, या V बराबर क्या होता है? IR। तो अगर हम यहाँ से R निकालें तो I कहाँ चला जाएगा? इसके V के बटा में, तो V बटा I बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, यानी R बराबर V बटा क्या होता है? I होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो किसी चालक के प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है मेरे दोस्तों? तो वह आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है 29 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? अब 220 वोल्ट है तो 100 वाट, और वहीं 110 वोल्ट रहेगा तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति जो होती है वह कितनी होगी मेरे दोस्तों? तो वह 50 वाट होता है। कितना होता है? 50 वाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है? निरूपित नहीं करता है। तो कौन सा? तो I² जो होता है वह निरूपित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो अगर पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धन आवेशित कण अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह ऊपरी मुखी होगी। कैसा होगा? ऊपरी मुखी होगी। क्या है कि चुंबकीय जो रहता है वह उत्तर की ओर क्या करता है? दिशा बताता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो रहता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। 35 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनित्र। अगला प्रश्न है 36 नंबर, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो जब लघुपथन होता है तो उसके समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वह क्या होता है? बहुत अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा उसका मान हो जाता है। 37 नंबर प्रश्न है,
नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है 38 नंबर, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वह सूर्य है। क्या है? सूर्य। अगला प्रश्न है 39 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह क्या होता है? एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न है ओजोन का आणविक सूत्र। तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 रहते हैं, ऑक्सीजन के 3 अणु इसमें क्या हो रहते हैं? मिले रहते हैं। 41 नंबर प्रश्न है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है वह DDT है। क्या है? DDT। अगला है अपघटक का उदाहरण। तो अपघटक का जो उदाहरण होता है वह कौन है? तो कवक है। क्या है? कवक जो होता है वह क्या है? अपघटक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का हिस्सा वायुमंडल भी होता है, जलमंडल भी होता है और स्थलमंडल भी होता है, इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इसमें से कौन है मेरे दोस्तों? तो महासागरीय तरंग भी है, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। क्या होता है? C12H22O11 किसका होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र। C6H12O6 जो होता है वह ग्लूकोज का होता है। इसका होता है मेरे दोस्तों ग्लूकोज का क्या होता है? सूत्र होता है। अगला प्रश्न है दूसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। अगला प्रश्न है तीसरा, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया होता है कि जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें दो यौगिक अपने समूह में अदला बदली करके, तो देखिए यहाँ पर Na2SO4, यहाँ पे BaCl2, तो Ba आ गया है किसके साथ? SO4 के साथ, तो BaSO4 हो गया है, और Na किसके साथ आ गया है? Cl के साथ, NaCl हो गया। यानी अपने ही समूह में अदला बदली करके अगर उत्पाद का निर्माण करते हैं तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है 4 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो होती है उसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है, इसलिए उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो Cu प्लस O2 एरो CuO। अब इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए कॉपर में ऑक्सीजन आकर के मिल रहा है, इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अभी बताए कि अगर जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के अगर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो अम्ल के लिए सबसे अच्छा तरीका जो रहता है उसमें हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा? हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए इसमें OH है यानी हाइड्रोक्साइड है, लेकिन H2 इसमें यानी यही क्या हो जाएगा? आपका अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक जो होता है वह कौन होता है? तो हल्दी जो होता है वह क्या है? प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक। 9 नंबर प्रश्न है आपका कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। अगर इसके साथ तो Zn चला जाता है SO4 के साथ, यानी क्या हो जाएगा? ZnSO4, और क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन।
तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है मेरे दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं और उसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का होता है, उसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि NaOH है, तो NaOH जो होता है, अब देखिए इसमें OH लगा है, क्या लगा है, OH लगा है, तो OH जो होता है वह हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड जो रहता है वह क्षार में रहता है, किस में रहता है, क्षार का, तो यह क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। हाइड्रोजन केवल किस में रहता है, अम्ल में। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2 क्या कर रहा है, सोडियम, तो Na हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, OH। किससे अभिक्रिया, जिंक से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा उत्पाद क्या करता है, बनाता है। तो यह क्या होता है, सोडियम जिंकेट, यानी NaZN2 क्या करेगा, Na2ZNO प्लस क्या करता है, H2O का क्या करता है, निर्माण करता है। सोडियम जिंकेट का क्या करता है, यह निर्माण करता है। अगला प्रश्न है चूना जल का रासायनिक नाम। तो चूना जल का जो रासायनिक नाम होता है वह, चूना जल का तो पहले क्या सूत्र होता है, CaOH का क्या होता है, होल ट्वाइस, और यह सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से सोडा ऐश का सूत्र कौन होता है। तो सोडा ऐश जो होता है वह कैल्शियम क्लोराइड होता है, और कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CaCl2 होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो ग्लोबल लवण का जो सूत्र होता है वह कौन होता है, तो सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 × 10H2O होता है, क्या होता है, Na2SO4 × 10H2O। अगला प्रश्न है निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है। तो विजातीय पदार्थ जो होता है इसमें से कौन होता है, तो वह नमक होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों, नमक होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नमक। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक जो होती है वह कौन होता है, ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट, और यह क्या है, अधातु है। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह एनोडीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, एनोडीकरण। अगला प्रश्न है 19 नंबर, Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्या है, अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की, तो अगर क्या होता है कि किसी यौगिक से किसी तत्व द्वारा अगर दूसरे यौगिक से किसी दूसरे तत्व को हटा दिया जाता है तो यह अभिक्रिया जो होती है वह विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो देखिए Fe2O3 क्या है, यौगिक, और एल्युमिनियम क्या है, तत्व एलिमेंट है, और इसके द्वारा हटा दिया जा रहा है किसको, Fe को, यानी क्या हो जा रहा है, Al2O3 प्लस क्या, Fe। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है 20 नंबर, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो लाल तप्त आयरन पर Fe पर जब जलवाष्प क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, यानी जल प्रवाहित किया जाता है, तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe3O4 प्राप्त होता है, क्या होता है, Fe3O4 यह क्या होता है, प्राप्त होता है। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। तो सामान्य नमक का जो जलीय घोल होता है वह विद्युत का सुचालक हो जाता है, किसके कारण से, केवल ऋणावेश को गति कारण नहीं, धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण, यही क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक जो होता है वह कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला रहता है, उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इसमें बाकी में एक धातु और दूसरा अधातु है। अगला प्रश्न है कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन का संकेत क्या होता है, C होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6, परमाणु भार इसका कितना होता है, 12। अगला प्रश्न है 24 नंबर, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं, कितने आबंध पाए जाते हैं, 2 आबंध पाए जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध, यही क्या हो जाएगा, 2 आबंध क्या होते हैं, 2 पाए जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं।
तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। तो कह रहा है किसके, कार्बन के, तो कार्बन में कितने हैं 6, तो क्या हो जाएगा 6। हाइड्रोजन में पूछेगा तो कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन में पूछेगा तो कितना हो जाएगा 6। 26 नंबर प्रश्न है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में कितने होते हैं, तो हम इसे देखेंगे कि N3 के रूप में लिखा जाता है, यानी कितने होते हैं 3 होते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वह किसका मिश्र धातु होता है, तो वह लोहा का मिश्र धातु होता है। किसका होता है, लोहा का। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, करें कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस जो होता है वह मेरे दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। अगला प्रश्न है दूसरा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, यानी इनमें से क्या चाहिए, सभी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा जो होता है वो अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा वो अपना भोजन क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम जो होता है वह किस पर क्रिया करता है, वसा पर क्रिया करता है। तो वह लाइपेज एंजाइम जो होता है वह किस पर क्रिया करता है, वसा पर क्रिया करता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा होता है मेरे दोस्तों, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 6 नंबर की कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। कौन सी विधि पाई जाती है मेरे दोस्तों, तो मृतजीवी विधि पाई जाती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वह कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो आपका प्रश्न जवाब हो जाएगा क्या, हाइड्रीला में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, यानी रंध्र उसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया जो होती है वह ईस्ट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ईस्ट में किण्वन क्रिया क्या की जाती है, पाई जाती है। 10 नंबर प्रश्न है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ट्रैकिया जो होता है वह किस जीव का श्वसन अंग होता है, तो कॉकरोच का श्वसन अंग होता है। किसका होता है मेरे दोस्तों, कॉकरोच का क्या होता है, श्वसन अंग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में क्या होती है, मुक्त होती है। तो 11 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर क्या, CO2। और कौन सी गैस हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ऑक्सीजन का वाहक। तो ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वह RBC होता है। कौन होता है, RBC। ब्लड जो होता है, जो रुधिराणु जो होता है वह 3 प्रकार का आपका होता है। नहीं, ब्लड को अगर 2 भाग में बांट देते हैं, ब्लड कितने प्रकार का, 2 भाग में, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है, रुधिराणु होता है। और रुधिराणु आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का मेरे दोस्तों, 3 प्रकार का, एक WBC, एक RBC और एक क्या होता है, प्लेटलेट्स। क्या होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 13 नंबर, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वह कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वह गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर,
निम्न में से कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वह कौन होता है? तो नेफ्रॉन होता है। कौन होता है मेरे दोस्तों? नेफ्रॉन होता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो वह अनुमस्तिष्क होता है। कौन होता है? अनुमस्तिष्क जो होता है वह शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो होते खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न 21 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए? तो सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, शारीरिक संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसलिए इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वह पादप हार्मोन नहीं होता है। ऑक्सिन होता है, इथिलीन भी होता है और साइटोकाइनिन भी होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वह नहीं होता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इनमें से पादप हार्मोन कौन है? तो साइटोकाइनिन जो होता है वह पादप हार्मोन होता है। यह तीनों नहीं होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन होती है? तो यकृत यानी लीवर जो होता है वह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 25 नंबर प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत जो होता है वह हार्मोन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह जो होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा होता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है वह कौन होता है? पुंकेसर होता है। कौन होता है? पुंकेसर। और यह तीनों जो होता है वह मादा प्रजनन अंग होता है। क्या होता है? मादा प्रजनन अंग यह तीनों होता है। 28 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है। इसलिए इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जो जनन अंग होता है वह कहाँ पाया जाता है? तो 29 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पुष्प में। तो जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। क्या होता है? फूल जो होता है उसी में जनन अंग क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा जो होता है उसमें प्रजनन की विधि कौन सी होती है? तो मुकुलन विधि होती है। कौन सी विधि होती है? तो मुकुलन विधि होती है हाइड्रा में। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो 31 का सही उत्तर जो हो जाएगा वह ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट में मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 32 नंबर प्रश्न है, परागकोश में होता है। तो परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। यह नर जनन अंग रहता है। इसी में से परागकण निकल कर क्या होते हैं? पुष्पीय पौधों के मादा भाग पर क्या होता है? पहुंचता है। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो 33 नंबर, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस में होता है? तो फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा लैंगिक जनन होता है। 34 नंबर प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो होता है वह कहाँ निषेचित होता है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा फैलोपियन नलिका। फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु जो होता है वह शुक्राणु के साथ मिलकर क्या करता है? निषेचन की क्रिया पूरा करता है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो अंडाशय होता है, गर्भाशय भी होता है, शुक्रवाहिका नहीं होता है, या नर जनन तंत्र का क्या है? अंग है।
डिम्बवाहिनी भी होता है। या ए, बी और डी तीनों यह होता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है यह नहीं होता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन होता है वह नरलिंग हार्मोन है। क्या है? नरलिंग हार्मोन है क्या? एंड्रोजन। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी होता है? तो केचुआ जो होता है वह क्या होता है? उभयलिंगी होता है, यानी इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। यह नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है, और इसी में शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक जो होता है वह शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु। अगला प्रश्न है 40 नंबर, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग होते किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल ने किस पौधे का? तो मटर के पौधे का क्या किया था? उपयोग किया था अपने अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म जो होता है वह XX होता है। क्या होता है? XX। और पुरुषों में जो होता है वह XY होता है। क्या होता है? XY होता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है? तो इनमें कौन अवशेषी अंग होता है? तो 42 का सही उत्तर जो जाएगा वह क्या है? अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स जो होता है वह अवशेषी अंग होता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो था वह किसने लिखा था? तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? जवाब देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इनमें से कौन उभयलिंगी जंतु होता है? तो केचुआ जो होता है वह क्या होता है? उभयलिंगी जंतु होता है।